Hello friends, this is Knowledge Hunter. In this video, I will discuss the Battle of Plassey, which is the first part of the series, How did British conquer Bengal? Now, in this video, I'll be talking in Hindi and it will be an interactive session. I won't miss any point regarding the Battle of Plassey. Stay tuned with this video till the end. This video is going to give you goosebumps. Now, let's start with the video. So, when I'm talking about Battle of Plassey, तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ मेरे भाई, इसके अंदर ये एक ऐसा वॉर था, एक ऐसा बैटल था जिसके थ्रू ब्रिटिश अंपायर इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया था, लगभग वर्चुअली इस्टेब्लिश हो गया था। ये लगभग पता चल गया था कि अब ब्रिटेन नाम का एक पावर इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आ गया है और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में रूल कर सकता है। तो बैटल ऑफ प्लासी ने ये दिखा दिया। और बैटल ऑफ बक्सर जो इसके बाद होता है 1764 में, वो ये कंफर्म कर देता है कि अब ब्रिटिश अंपायर ही इंडिया में रूल करने वाला है। तो बंगाल किस तरीके से कॉन्कर होता है, ये पहला पार्ट है हमारा। बैटल ऑफ प्लासी इसमें हम डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी को मैं शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जो बैकग्राउंड है बंगाल के बैकग्राउंड से मेरा मतलब है, बैटल ऑफ प्लासी अचानक से तो नहीं हो गया हुआ कि अरे भैया अंग्रेज आ गए तो लड़ना चालू हो गया, नहीं। क्योंकि अंग्रेज तो यहाँ ट्रेडर के तौर पर आए थे, व्यापार करने आए थे, तो दुश्मन तो थे नहीं वो भारतीयों के शुरुआत में। तो बंगाल में जब उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली अंग्रेज़ों ने, तब किस तरीके से उनका भिड़ंत होता है नवाबों के साथ बंगाल के, और किस तरीके से दोनों बैटल्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि बंगाल में मेनली था क्या, उसका पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था और क्या ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी आगे आया। चलिए देखते हैं। तो बंगाल जो था बेसिकली मुगल एम्पायर का पार्ट हुआ करता था उस टाइम पे, और जो मुगल एम्पायर थे उस टाइम के, वो बंगाल में अपना एक सूबेदार, अपना एक गवर्नर, जिसको बोलते हो ना दीवान, ठीक है, वो अपॉइंट करते थे। तो वो गवर्नर वहाँ रूल किया करता था। तो 1700 में मुर्शिद कुली खान थे। मुर्शिद कुली खान ये एक उस टाइम पे गवर्नर थे 1700 में। 1700 से 1727 तक मुर्शिद कुली खान वहाँ पे रूल करते हैं। और 1727 में अगले रूलर आते हैं जिनका नाम होता है शुजाउद्दीन, ठीक है। और शुजाउद्दीन ये सन इन लॉ होते हैं इनके, मुर्शिद कुली खान के, ठीक है। फिर शुजाउद्दीन 1727 से 1739 यानी कि 1739 तक रूल करते हैं, 12 सालों तक। फिर 1739 में सरफराज खान, जो कि मुर्शिद कुली खान के एक इनकैपेबल बेटे थे, इनकैपेबल बेटे मतलब कि उतने एफिशिएंट रूलर नहीं थे ये, ठीक है, वो पावर में आते हैं और 1 साल तक रूल करते हैं सरफराज खान। तो सरफराज खान 1 साल तक ही रूल क्यों कर पाते हैं, क्योंकि अलीवर्दी खान नाम का एक शख्स सरफराज खान को मार देता है और बंगाल का नया दीवान, नया गवर्नर बन जाता है, ठीक है। और मुगल एम्पायर को खूब सारा पैसा भी दे देता है ताकि मुगल एम्पायर को कोई आपत्ति ना हो। अलीवर्दी खान का ये थोड़ा शार्प ब्रेन था, ठीक है। फिर अलीवर्दी खान देखता है कि बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनके ट्रेजरी में पैसा कम आ रहा है, वो उनको रेवेन्यू कम मिल रहा है। क्या चीज़ थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल एम्पायर से एक फरमान मिला हुआ था जिसके तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की कंपनी जो है बंगाल में ट्रेड कर सकती है बिना कोई टैक्स पे किए हुए, बस बदले में उनको 3000 रुपये हर साल में देना होगा। तो इस तरीके से अंग्रेज सारे के सारे कर से मुक्त हो जाते थे और बहुत भयंकर प्रॉफिट बंगाल से निकाल रहे थे। तो जब कोई टैक्स नहीं देना अंग्रेजों को तो ट्रेजरी को तो हार्म होगा ही ना नवाब के, तो नवाब को बात पसंद नहीं आती थी। तो अलीवर्दी खान ने ये भी देखा था कि साथ ही साथ कर्नाटक वाले रीजन में अंग्रेजों ने अपना कब्जा बना लिया था ट्रेडिंग के नाम पे। तो वो अलीवर्दी खान अब चौकन्ने हो गए और ये अब अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। तो 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खान रूल करते हैं। लेकिन 1756 में जब ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हुई, तब इन्होंने देखा कि तब इनकी डेथ हो जाती है। तो ये अंग्रेजों को बाहर निकाल नहीं पाते हैं बंगाल से। तो क्या होता है कि इनका पोता सिराजुद्दौला नया पावर में आता है। अलीवर्दी खान का पोता सिराजुद्दौला ये पावर में आता है। तो क्या होता है, सिराजुद्दौला जब पावर में आता है तो वो एक माइनर होता है, उसके सामने खूब सारे चैलेंजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइवल्स, उसके कुछ प्रतिद्वंदी के फॉर्म में। जैसे कि उनका सिराजुद्दौला का कज़न, ठीक है, जिसका नाम था शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का नवाब भी था, वो भी इनका राइवल था। इनकी आंटी, इनकी मतलब चाची, जिनका नाम था घसीटी बेगम, वो भी इनकी राइवल थी। और इनका जो आर्मी कमांडर था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर, ये भी इनका राइवल था, ठीक है। तो इन तीनों ही राइवल को इन्होंने धीमे धीमे एलिमिनेट किया, ठीक है। शौकत जंग को मार दिया, घसीटी बेगम के सारा का सारा ट्रेजरी ले लिया अपने पास ताकि घसीटी बेगम कोई एक्शन ना ले सके सिराजुद्दौला के खिलाफ। और मीर जाफर को उसकी पोजीशन से हटा करके आर्मी कमांडर के मीर मदन को अपॉइंट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसी के साथ सिराजुद्दौला ने ये भी देखा कि अंग्रेज किस तरीके से, अंग्रेजों की वजह से जो है उनको ट्रेजरी में हार्म हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज अपने ट्रेड प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से
उनको ट्रेजरी नहीं मिल पा रही है, उनके ट्रेजरी में खाना मतलब पैसा नहीं आ पा रहा है, खजाना नहीं आ पा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है सिराजुद्दौला के साथ कि सिराजुद्दौला का एक ट्रेटर होता है जिसका नाम था कृष्णा दास, उसको अंग्रेज अपने फोर्ट में जो है शरण दे देते हैं, असाइलम दे देते हैं। वो चीज़ सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आती। उसी के साथ साथ सिराजुद्दौला के बिना पूछे, जो कि वहाँ के नवाब थे बंगाल के, उनसे बिना पूछे अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को फोर्टिफाई कर दिया, किलाबंदी कर दी कलकत्ता की, वो भी उनको पसंद नहीं आता है। तो इन तीनों कारणों की वजह से सिराजुद्दौला जो है ये अटैक करते हैं अंग्रेज़ों के ऊपर फोर्ट विलियम में, जो कि उस टाइम पे कलकत्ता में हुआ करता था, अंग्रेज़ों का किला था फोर्ट विलियम। उस पर अटैक करके उसे कब्जे में ले लेते हैं और अंग्रेज़ों को एक ट्रेजेडी है, ब्लैक होल ट्रेजेडी करके, उसके हिसाब से अंग्रेज़ों को एक बंद कमरे के अंदर डाल दिया जाता है। 146 अंग्रेज़ होते हैं उसमें, और उसमें से 123 अंग्रेज़ सिर्फ सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं। अब अंग्रेज़ों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि अंग्रेज़ कम थे नंबर में, तो सिराजुद्दौला को टक्कर भी नहीं दे पाते। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों की सेना मद्रास से बंगाल आती है, ठीक है, किसके अंडर? रॉबर्ट क्लाइव के अंदर। तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की सेना को लीड करते हुए बंगाल आते हैं, और बंगाल में आने के बाद क्या होता है सबको पता है। रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करते हैं गद्दारों के साथ, जो सिराजुद्दौला के उस टाइम पे गद्दार थे जितने भी, उनके साथ वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं। कुछ नाम हैं जैसे कि मीर जाफ़र, जो कि सबसे बड़ा नाम आता है, हमारा आर्मी कमांडर था जिसको उसकी जगह से हटा दिया गया था। राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमी चंद, इन तीनों के नाम आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमी चंद, ये तीन भी गद्दार थे। ये तीन वहाँ के बहुत बड़े बड़े अमीर लोग थे, बैंकर्स थे, मनी लेंडर्स थे, मर्चेंट्स थे, ठीक है। ये लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ ही रहते थे बेसिकली, अपने अपने लोकल एरियाज़ में पावरफुल थे पर। तो ये सब चीज़ें थी। इनके साथ रॉबर्ट क्लाइव अलायंस में चले जाते हैं। तो जब एक बार कॉन्स्पिरेसी हो गई सिराजुद्दौला के खिलाफ, तो वहीं पे तय हो गया था कि षड्यंत्र ऐसा हुआ है कि अपने ही लोग बैक स्टैब करने वाले हैं सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला की हार वहीं पे तय हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी में। फिर 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, और उस बैटल में सिराजुद्दौला हार जाते हैं और सिराजुद्दौला को कैप्चर करके उनको मार दिया जाता है। उनको मारने का ऑर्डर जो है मीर जाफ़र का बेटा मीरान देता है कि सिराजुद्दौला को मार दिया जाए। अब इस बैटल ऑफ प्लासी के खूब सारे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में समझिए क्या है। तो पहला रिजल्ट तो ये होता है कि अंग्रेज़ों की जो ट्रेड होता है, मतलब अंग्रेज़ वहाँ पे बंगाल में पहले ट्रेड करते थे, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ ही ट्रेड नहीं करते थे, फ्रेंच भी करते थे, डच भी करते थे। तो लेकिन क्योंकि अब अंग्रेज़ों ने हरा दिया नवाब के वहाँ को, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों की ट्रेड में मोनोपोली हो गई कि अब सिर्फ अंग्रेज़ ही वहाँ पर ट्रेड करेंगे। इसी के साथ साथ मीर जाफ़र जो है ये मीर जाफ़र जो है ये अंग्रेज़ों को खूब ढेर सारा पैसा देता है बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद, और पैसा देने के साथ साथ 24 परगना यानी कि लगभग 240 गांवों का ज़मींदारी भी देता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अंग्रेज़ों को टेरिटरी भी दी जाती है बंगाल में, जहाँ पे वो अपनी मिलिट्री मेंटेन कर सकें, अपना हथियार रख सकें, ठीक है। इसी के साथ साथ अंग्रेज़ जो है अपना एक रेसिडेंशियल एरिया भी, रेसिडेंट भी इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पर अंग्रेज़ रह सकें, और वो भी नवाब के कोर्ट के पास में, यानी कि नवाब का जो पैलेस होगा उसी के पास में जो है अंग्रेज़ों का रेसिडेंशियल एरिया होगा, ताकि नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में बातचीत चलती रहे। इसी के साथ साथ रॉबर्ट क्लाइव जो है वो उसके पास पूरा का पूरा पावर आ जाता है बंगाल के सुप्रीम अफेयर्स का, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, डिफेंस हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, थोड़ा बहुत इंटरनल ट्रेड भी, तो हर एक चीज़ में लगभग उसका पावर आ जाता है। तो इसी के साथ जो है रॉबर्ट क्लाइव एक अलग ही लेवल पे एक रियल नवाब बन जाता है रॉबर्ट क्लाइव, वर्चुअल नवाब बन जाता है मीर जाफ़र को कुछ भी करना हो तो रॉबर्ट क्लाइव से पूछना पड़ता था, या फिर रॉबर्ट क्लाइव इस पर दबाव बना के रखता था कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये नहीं करना है। इससे मीर जाफ़र चिड़चिड़े भी हो गए थे, और ये बैटल ऑफ बक्सर का एक बहुत बड़ा कॉज भी होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे ये चीज़। इसी के साथ साथ और क्या कॉज और क्या चीज़ें आती हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ भी है ही नहीं हमारे पास बताने के लिए, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में इतना ही था। किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी में कॉन्स्पिरेसी हुई सिराजुद्दौला के खिलाफ, और क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थे, कौन कौन थे वहाँ के नवाब थे, हमने सब कुछ बैकग्राउंड में पढ़ा, क्या क्या नवाब में थे, कौन कौन नवाब में थे, पॉलिटिकल सिचुएशन पढ़ा, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा, किसके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई वो भी पढ़ा, साथ में उसके रिजल्ट्स भी पढ़े। अब अगली वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ बक्सर जो कि हमको मेनली ये बताता है कि किस तरीके से मीर जाफ़र जो है रॉबर्ट क्लाइव से नाखुश होकर के, अंग्रेज़ों से नाखुश होकर के, जो उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनाया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए गलत तरीके से, उससे खफा होकर के वो अवध भाग जाते हैं मीर जाफ़र। अगली वीडियो में सब देखेंगे हम लोग। अवध भागने के बाद वहाँ से प्लानिंग होती है, अलायंस बनाते हैं मुगल एम्पायर और अवध के नवाब के साथ, और अंग्रेज़ों के साथ बैटल ऑफ बक्सर में भिड़ते हैं, वहाँ पे अंग्रेज फिर से जीतते हैं। वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। और बैटल ऑफ प्लासी ने खैर ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन ले कर दिया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब बैटल ऑफ बक्सर ने ये तय कर दिया कि अब पूरे के पूरे भारत में सबसे सुप्रीम पावर के रूप में अंग्रेज उभरे हैं, और शायद अगले कुछ 100 साल या 200 साल तक अंग्रेज़ों का ही राज होने वाला है। ये बैटल ऑफ बक्सर ने तो एकदम कन्फर्म लगभग वर्चुअली रूप से कर दिया था।
ठीक है। तो चलते, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया माय फ्रेंड तो कर लीजिए बिल्कुल, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि मेहनत लगती है इसको बनाने में। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, बेटर लव अक्षर में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।